Good morning, everyone. We are studying the chapter Development Experience of India, a comparison with neighbor. Today I am going to pick up the topic Human Development Indicators. We will study how human development indicator differs in all the three countries, India, Pakistan and China. Let's start with it. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स क्या क्या हमारे कहीं कहीं पे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर. राइट, सो लेट अस स्टडी इट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. जितनी ज़्यादा HDI की वैल्यू होगी, HDI की वैल्यू हमें बताती है कि कंट्री ग्रो कितना कर रही है, डेवलप कितना कर रही है. इसमें रैंक्स भी होते हैं कंट्री की, राइट. हर कंट्री को एक रैंक दी जाती है, HDI रैंक, राइट. तो हियर इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का ग्रोथ लेवल कितना है, डेवलपमेंट लेवल कितना है. इनकम इंडिकेटर्स, अगर इनकम को देखना है कि इनकम कैसे कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, तो हमारे पास GDP होता है, या फिर कितने % पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई है या कितने नीचे है. हेल्थ इंडिकेटर्स हम कैसे देखते हैं, मोर्टालिटी रेट से, सैनिटेशन फैसिलिटी किस किस को अवेलेबल है, लिटरेसी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और माल न्यूट्रिशन कंट्री में है या नहीं है. सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, ये टेबल आपको बहुत कुछ समझाएगा. ये 2016-17 का है, 16-17. ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें बताइए. जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू हमारे इंडिया की है 0.640, चाइना की 0.752 एंड पाकिस्तान की 0.562. ये 2016-17 का डेटा है, राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेस्ड ऑन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पे रैंक जो है दैट इज़ 138. अब 130th पे है हमारी इंडिया, 130वीं रैंक पे. पहले 131 पे थी, अब जंप अप करके 130th पे आ गई है. चाइनाज रैंक इज़ वेरी गुड. It has made its place in top 100 countries, 86th rank, and Pakistan is on 150th rank. That means much more is needed to develop the human development indicators, and development is needed much more to jump up more ranks. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक एक इंसान जिएगा, कितनी हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. इंडिया में 68.8, चाइना में 76.4, पाकिस्तान में 66.6. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है एवरेज स्कूलिंग. एवरेज स्कूलिंग हमारी कितनी होती है कि 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो कितने एवरेज में स्कूल गए हैं, तो हमारे यहाँ 6.4% की हमारी पढ़ाई होती है, राइट. तो हियर वी कैन सी दैट कि 6.4% बच्चे ही हमारे जो हैं सिर्फ हमारे क्या कर पाते हैं, वो स्कूलिंग पूरी कर पाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना में कितने % बच्चे कर पाते हैं, चाइना में कर पाते हैं 7.8% बच्चे कर पाते हैं, राइट. और पाकिस्तान में 8.6%. तो अभी हमारे यहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, मतलब बच्चे हमारे यहाँ जल्दी पढ़ाई छोड़ जाते हैं. ऑन एन एवरेज इतना स्कूलिंग भी नहीं करते, तो सिर्फ 6 से 7 साल तक बच्चे जो हैं ऑन एन एवरेज स्कूल जाते हैं. अच्छा, GDP पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से GDP हमारी कितनी है पर कैपिटा, 6427, $6,427 $. और चाइना की देखो आप GDP कंपैरेटिवली कितनी ज़्यादा हाई है, 15,309, एंड एज कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान की कम है 5,035. बट पाकिस्तान के डेवलपमेंट और हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से हमारी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो नहीं है. पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अगर देखा जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन ये 2011 के डेटा के हिसाब से है, 60% लोग हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है. चाइना में 23.5 और पाकिस्तान में 46.4%. तो हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे 1000 बच्चों में से हम देखते हैं 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही जो मर गए, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो हमारे यहाँ 1000 बच्चों की तुलना में लगभग 35 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं 1 साल के होने से पहले. चाइना में बहुत अच्छा है, सिर्फ 9 to 8.5 है, तो मैं उसको 9 पढ़ लेती हूँ. और पाकिस्तान में 64.2. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की एज से होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं. 64 बच्चे हैं लगभग 1000 बच्चों की तुलना में. मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि कोई भी मदर जिस टाइम पे बर्थ दे रही होती है, डिलीवरी कर रही होती है, जिस टाइम पे बर्थ होता है उसके बच्चे का, उस टाइम पे मदर कितनी मर जाती है,
बच्चे के जन्म के टाइम पे कितनी मदर जो है वो मर जाती हैं पर 1 लाख बर्थ। देखा गया है कि 1 लाख अगर जन्म होते हैं तो उसमें से 174 मदर जो है वो मर जाती हैं, क्योंकि हमारे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। चाइना में ओनली 27 और पाकिस्तान में 178। ज़्यादा अंतर नहीं है पाकिस्तान और हमारी कंट्री के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, अच्छा सैनिटेशन फैसिलिटी कितने % पॉपुलेशन को मिली हुई है? हमारे यहाँ 44% को, चाइना में 75% को और पाकिस्तान में 58.3% को। अभी भी हम सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी पॉपुलेशन को नहीं दे पाए हैं। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स, पानी, साफ पानी हमको कहाँ से कितने % लोगों को मिल रहा है? 94% को, चाइना में 96 को और पाकिस्तान में 91। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन का मतलब वो बच्चे जिनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन है, तो वो हमारे यहाँ पे कितने? 37.9%, चाइना में सिर्फ 8.1% है और पाकिस्तान में 46.4%। तो यही डेटा हमको बताता है कि हमारी जो रैंक है वो 130th क्यों है। अभी हमें बहुत ज़्यादा नीड है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। कंक्लूजन क्या है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमंग द कंट्रीज। हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ पे है। पाकिस्तान जो है अहेड ऑफ इंडिया, पहले आगे है कि भाई वो उसने पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है लोगों को कम कर रखा है, उनके पास उनके लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ज़्यादा, अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया की देखें, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में वहाँ पे हमसे अच्छी हैं। चाइना तो बेस्ट ही है, चाइना इज़ मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इन तीनों कंट्रीज़ का अगर हम अप्रेजल करें, तीनों कंट्रीज़ को अगर हम देखें, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया को, तो सब इंडिया को तो हम पूरा देख चुके हैं, अब हम देखेंगे चाइना और पाकिस्तान का। तो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स कब आए थे? 1978 में, पाकिस्तान में 88 में और इंडिया में 1991 में आए थे रिफॉर्म्स। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये कंपैरेटिवली हमको आ सकता है। चाइना के ऊपर कोई डंडा नहीं था। हमने जब रिफॉर्म्स लाए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, LPG पॉलिसी आई थी, ये हमारे ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो हमें लोन तभी देंगे जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। बट चाइना पे ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं था, ठीक है। चाइना अपनी मर्जी से लेके आया था। प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चाइना का क्या क्या सक्सेस रहा था कि रिफॉर्म्स लाने से पहले क्या क्या सक्सेस था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ उनके यहाँ बहुत अच्छी हो गई थी रूरल एरियाज़ के अंदर, और जो कम्यून सिस्टम उन्होंने चलाया था उससे फूड ग्रेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इक्वल हो गया था, इक्विटेबल हो गया था। चाइना ने फिर जो अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आया 1978 में, तो क्यों लेकर आया है? उसके लाने का मतलब क्या था? क्योंकि उनका जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया था वो ख़राब हो गया था, वो अच्छा नहीं चला था, वो ड्रॉट आ गया और ड्रॉट के बाद भी लगभग 30 मिलियन लोगों की डेथ भी हो गई वहाँ पे। और जब रशिया के साथ प्रॉब्लम्स आई तो रशियंस ने भी अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बहुत अच्छा नहीं चला था। वॉज नॉट हैप्पी विद स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लो ग्रोथ थी, इतने ज़्यादा उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी किए, पर कैपिटा ग्रेन जो 1978 में था वही उतना ही रहा जितना 1950s में था, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि प्लानिंग जो थी वो गड़बड़ थी, फॉल्टी प्लानिंग। माओ का जो विज़न था, माओ जेडोंग वहाँ पे उस टाइम पे लीडर थे जो ये सारी पॉलिसीज़ को बनाते थे, वही सारे पूरी कंट्री को देखते थे। तो माओ जेडोंग का जो विज़न था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो फेल हो गया था। किस पे? सेल्फ सफिशिएंसी वो नहीं कर पाए थे, फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही पड़ता था क्योंकि वो उतने अपने यहाँ नहीं बना पाए थे, और डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को वो गड़बड़ कर चुके थे इसकी प्लानिंग को। और रिफॉर्म्स आने के बाद क्या सक्सेस मिली उन्हें? इतना ज़्यादा उनको सक्सेस मिला, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का? हेल्थ में, एजुकेशन में और लैंड रिफॉर्म्स में। उन्होंने इन तीनों चीज़ों में पैसा लगाया। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें अपने ही स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को भेजा बाहर सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जिससे कि दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्रीज प्रोफेशनल्स, राइट। सो हियर दे डिड वेरी मच इन्वेस्टमेंट इन दीज टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो उसमें उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। तो इसके फेज़ जो उन्होंने अलग अलग बनाए थे, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। तो फर्स्ट फेज़ देखो, फर्स्ट फेज़ में वो एग्रीकल्चर का लेके आया था, सेकंड फेज़ में मतलब फर्स्ट फेज़ और लेटर फेज़ ही था। तो और उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए थे देखो। रिफॉर्म्स मेजर वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एन अ स्मॉल वेरी स्मॉल लेवल। उन्होंने रिफॉर्म्स तो लेके आए क्योंकि उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वो अपनी मर्जी से रिफॉर्म्स लेके आए थे। उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे किया, जब उन्हें फ़ायदा दिखा तो उन्होंने मासिव लेवल पे किया, ठीक। कैसे कैसे फेजेस में बढ़ते गए वो। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था, उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे हमें सक्सेस मिली और कहाँ कहाँ पे फेलियर मिला। उन्होंने सब इसको रिव्यू किया
कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं और किस किस में उन्हें फ़ायदा मिला, जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने रिफॉर्म्स लाकर। And it created the conditions for the growth in rural industries and built up a strong support base for more reforms। आगे और रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें एक बहुत सपोर्ट मिल गया था कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, रूरल इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रोथ मिल रही है। तो ये उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया कि वो अपने यहाँ पे रूरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। अब कौन कौन से, देखो आप एक शॉर्ट में बता रखा है कि क्या क्या ग्रोथ आई। अब 1985 से कंपेयर करो 2003 को, आज तो देखो 2020 चल रहा है। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर 1 से 46 हो गए पर 100 हाउस होल्ड। कलर टेलीविज़न पहले 4 थे, 100 घरों में देखोगे तो 4 घर में मिलेगा, अब 94 में मिल रहा है। वॉशिंग मशीन पहले 100 में से 1 घर में होती थी, अब 59 में 50% से ज़्यादा हो गई। हायर एजुकेशन कितने बच्चे लेते थे, पहले 3 मिलियन, अब 11 मिलियन ले रहे हैं। फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन अब 5 to 33 मिलियन है एज़ कम्पेयर टू 63 मिलियन है 1985। लेंथ ऑफ पेव्ड रोड, बढ़िया रोड्स जो बन गई हैं, लंबी रोड्स जो बढ़िया पेव्ड रोड्स का मतलब हाईवे जो होते हैं वो हमारे लगभग इतने किलोमीटर का हाईवे बन गया है, और ये जो है पहले इतने किलोमीटर तक की हाईवे थे। सीवर पाइपलाइन इतनी किलोमीटर की डल चुकी है एज़ कम्पेयर टू 32,000 किलोमीटर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स 2,64,000 चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 45,000 इन 1985। तो ये हम देख सकते हैं कि हाँ, चाइना की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है। नाउ लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट द पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स आए थे उन्होंने उसका और बुरा हाल कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं की थी लेकिन बहुत बुरा हाल कर दिया था। एज़ कम्पेयर टू 1980 द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड इट्स सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज्ड इन 1990s। कम ही हुआ, चाहे एग्रीकल्चर में ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ में ले लो, चाहे आप सर्विसेज में ले लो, तीनों में कम ही हुआ। रीजन्स फॉर फॉल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो एक तो सबसे पहली चीज़ कि एक तो वो बाहर के पाकिस्तानी वर्कर जो बाहर से ला रहे थे पैसा, रेमिटेंसेज, बाहर काम कर रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, या जो वो बाहर से वो लोन की फॉर्म में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से वो एक तो डेट ट्रैप में फंस गए क्योंकि फ़ॉरेन लोन ले रहे हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं फ़ॉरेन पे, उनको वापस भी करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, लोन भी वापस पे करना है, तो वो फ़ॉरेन डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई उनकी। तो ये एक रीज़न था कि वो उनका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। और उसके बाद जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी फूड सप्लाई सिचुएशन की, वो अच्छे हार्वेस्ट पे थी। जब अच्छा हार्वेस्ट होता था तो इकोनॉमी अच्छी उसमें थी, लेकिन बट आफ्टर दिस हार्वेस्ट वॉज नॉट गुड, तो इकोनॉमी सफ़र्स अ लॉट। उसके बाद इकोनॉमी ने बहुत सफ़र किया। तो यही थे हमारे तीनों के कंपैरिजन्स। यहाँ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।